बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्मार्ट सिलेबस का जो क्वेश्चन है, डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज़, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन है। हम इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लासेस के अंदर सीख चुके हैं। तो ये कोरोना वेकेशंस की वजह से ये जो हम सिलेबस है उसको वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये स्मार्ट सिलेबस का पार्ट जो होगा हम उसी को ही हम फॉलो करेंगे, सिलेबस को ही। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। सो बच्चों, हम कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा टास्क होगा वो ये होगा कि हम नंबर ऑफ़ हेडिंग्स की एक तरतीब बनाया करेंगे, और वो नंबर ऑफ़ हेडिंग्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन को याद रखने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले रफ़ वर्क में उसकी नंबर ऑफ़ हेडिंग्स को पुट अप करूँगा। आपने वो हेडिंग्स याद रखनी है, और हेडिंग्स जब याद हो जाएंगी तो आपको उस क्वेश्चन की तरतीब याद रहेगी कि उस क्वेश्चन को आपने जब बोर्ड में अटैम्प्ट करना है तो किस अंदाज से करना है। और दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन में उसकी राइटिंग में जो भी स्क्रिप्ट लिखूँगा वो आपने एज सच पुट अप कर देना है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं करनी। तो हम आगे बढ़ते हैं और हेडिंग्स की तरतीब लगाते हैं सबसे पहले। सो स्टूडेंट, ये हमने हेडिंग्स की तरतीब लगा दी है कि सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन, उसकी डेफिनेशन हम करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल पुट अप करेंगे, फिर इन इलास्टिक कोलिजन और उसकी एग्जांपल, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर, फिर हम एक फ़िगर ड्रा करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की और उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फिर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और एंड पे जो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा डेरिवेशन के बाद, उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि उससे हमें क्या पता चल रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले हम हेडिंग्स की तरतीब लगाते हैं, और ये हेडिंग्स हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। इनको अगर हमने याद रखा हुआ है तो समझ लें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम सबसे पहले ये रफ वर्क में एक हेडिंग आपके लिए तरतीब लगाते हैं। तो इनको ज़रूर आप जहन में पहले बिठा लें, तो फिर हमें क्वेश्चन की तरतीब का भी अंदाज़ा रहता है और कोई पार्ट मिस भी नहीं होता। तो ये क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में 2013 में पूछा गया है। ये शार्ट अपना लॉन्ग क्वेश्चन है और स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। इसके अंदर ही जब मैं क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करवा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा एक शार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 3.11 वो भी अटैम्प्ट हो जाएगा। तो लिहाजा उसको भी मैं शामिल कर लेता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन 3.11, ये क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये भी स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। तो ये शार्ट क्वेश्चन भी, एक शार्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी आर्टिकल के अंदर ही अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इसको भी आपने दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन से ही वो हमारा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले हम फर्स्ट हेडिंग जो हमने लिखी थी उसकी तरफ आते हैं। इलास्टिक कोलिजन, उसकी डेफिनेशन हम देखनी है कि वो क्या है, इसको याद रखना है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है जी? एन आइडियल कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। यानी दो बॉडीज़ या कोई दो से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में टकराती हैं, दो बॉल ही आपस में टकराते हैं लेट से। तो टकराने से पहले उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेट से कि 10 जूल है, और आफ्टर द कोलिजन भी अगर वो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल ही है तो इसका मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी ज़ाया नहीं हुई। तो ये जो कोलिजन होगी ये इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। कोई भी ऐसी कोलिजन जिसमें बिफोर और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, उस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। या यूँ समझ लें कि कंजर्व रहती है। कंजर्व का मतलब भी ये होता है कि कांस्टेंट रहती है, तब्दील नहीं होती, बदलती नहीं है। तो कोई भी ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, तो उस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल रियल में बहुत टफ़ है, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, रियलिटी के अंदर इलास्टिक कोलिजन की जो एग्जांपल्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, बल्कि है ही नहीं, क्योंकि सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज़ ऑलवेज़ लॉस्ट। कुछ ना कुछ हिस्सा जो है काइनेटिक एनर्जी का हमेशा ज़ाया हो जाता है। लिहाजा रियल के अंदर जब आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है, जो इलास्टिक कोलिजन है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ज़्यादातर जो कोलिजन होगी हमारी रियल लाइफ में वो इन इलास्टिक कोलिजन ही होगी। तो हम इसकी एग्जांपल अगर
ये एक हार्ड एग्जांपल है, मतलब एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है। तो हम एग्जांपल लिखते हैं अब इसकी, कि एक हार्ड बॉल है हमारे पास और आपने मार्बल फ्लोर के ऊपर उसको ड्रॉ किया। लेट्स से कि फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक मार्बल फ्लोर है, तो इस मार्बल फ्लोर के ऊपर एक आपके पास बहुत हार्ड बॉल है, तो उसको आपने ड्रॉप किया है। लेट्स से कि आपने जो ड्रॉप किया है वो 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, और चूंकि 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से कि उसके पास 12 जूल है। जब ये बॉल यहाँ पे आके हिट करेगी, इस पोजीशन पे आके हिट करेगी, तो हिट करने के बाद दोबारा अगर उसी हाइट पे बॉल वापस चली जाती है जहाँ से आई थी, तो इसका मतलब यानी 10 मीटर हाइट पे वापस चली जाए और वापस उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 12 जूल ही आए, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हुई। यहाँ पे जब कोलिजन हुई थी तो कोई एनर्जी उस कोलिजन में लॉस नहीं हुई। ये मार्बल फ्लोर के साथ ये बॉल टकराई और टकरा के ये वापस गई, और बिफोर कोलिजन उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, डेफिनेटली जब बॉल नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी ख़त्म होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो बिफोर कोलिजन उसके पास काइनेटिक एनर्जी 12 जूल थी, आफ्टर द कोलिजन भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी 12 जूल ही थी। इसका मतलब ये कोलिजन इलास्टिक थी। रियल में मैंने बोला है ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो उसकी जो हाइट है थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है। अगर उसकी कोलिजन वाकई इलास्टिक होती तो वो ज़िंदगी भर इस तरह से बाउंस होती रहती, लेकिन आपको पता है कि जितनी मर्ज़ी अच्छी बॉल हो, जितना मर्ज़ी हार्ड फ्लोर हो, तो अल्टीमेटली वो सम कोलिजन्स के बाद बॉल रेस्ट पे चली जाती है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि उसने रेस्ट पे जाना ही नहीं, उसकी जो हाइट है उसके अंदर वेरिएशन आनी ही नहीं, उसने हमेशा 10 मीटर रहना है, तो ज़िंदगी भर 10 मीटर रहेगी, ऐसा तो नहीं होता। लिहाजा हम देखते हैं कि हर जो कोलिजन होती है वो इन इलास्टिक ही होती है, क्योंकि हर कोलिजन में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। तो ये हमारे असल में आर्टिकल का थीम था, इसलिए मैंने इसको डिटेल और डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। अब हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। हाँ जी, तो वही चीज़ हमने आपके सामने जो बोली है उसी को हमने थोड़ा सा लिख लिया है कि व्हेन ए हार्ड बॉल इज़ ड्रॉप्ड ऑन टू ए मार्बल फ्लोर इट रीबाउंड्स टू वेरी नियरली द इनिशियल हाइट। हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि इट रीबाउंड्स टू वेरी नियरली, यानी अप्रॉक्सीमेटली उसकी इनिशियल हाइट पे वो वापस आ जाती है। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ नेग्लिजिबल। हालांकि साउंड प्रोड्यूस हुआ है, वो कहाँ से एनर्जी आई, उसकी काइनेटिक एनर्जी से वो हिस्सा जो है वो इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी में तो कमी आएगी। तो आइडियल केस में तो हम इलास्टिक कोलिजन नहीं ढूंढ सकते, तो हमने एक अप्रॉक्सीमेट केस लिया है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कोलिजन इलास्टिक है। सो हेंस कोलिजन इज़ इलास्टिक। अब हम देखते हैं इन इलास्टिक कोलिजन क्या है। सो हमने डेफिनेशन लिखी है इन इलास्टिक कोलिजन की, तो अ कोलिजन इन विच मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड। तो याद रखें कि जो मोमेंटम है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने हमें सीखा था, वो एवरी टाइप ऑफ कोलिजन में कांस्टेंट ही रहता है, चाहे कोलिजन इलास्टिक है चाहे इन इलास्टिक है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन इलास्टिक कोलिजन में कांस्टेंट नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती। तो इसलिए हमने ये बोला है कि मोमेंटम इज़ कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड इज़ कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसकी एग्जांपल देखें, तो इसकी एग्जांपल में हमने बिल्कुल रिवर्स केस लिया है कि व्हेन ए हार्ड बॉल इज़ ड्रॉप्ड ऑन सॉफ्ट फ्लोर। उसमें हमने बोला था कि व्हेन हार्ड बॉल इज़ ड्रॉप्ड ऑन टू ए मार्बल फ्लोर। मार्बल फ्लोर का मतलब यही था कि एक हार्ड फ्लोर के ऊपर आपने उसको ड्रॉप किया था, तो जो बॉल है वो अपनी इनिशियल हाइट पे वापस नहीं आ सकेगी। काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, कैसे लॉस हुई है हम इसको तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे। तो बहरहाल काइनेटिक एनर्जी उसकी लॉस हुई, ठीक है, साउंड में कन्वर्ट हुई, हीट में कन्वर्ट हुई, या फिर वहाँ पे जो मौजूद सॉफ्ट पार्टिकल्स थे उनकी मूवमेंट के अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो यूज़ हो गई। तो ये नंबर ऑफ़ रीज़न है, ये हमारा ये टास्क नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी की जो है वो कन्वर्ट किस में हुई है। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम कहेंगे कि यहाँ पे लॉस हुई, क्योंकि बॉल जो है वो अपनी ओरिजिनल हाइट रीगेन नहीं कर पाया, इसलिए हम इस कोलिजन को इन इलास्टिक कोलिजन का नाम देंगे। तो ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन थी और उसकी एग्जांपल थी।
अब एक बात जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादातर जो कोलिजन्स हैं वो इन इलास्टिक हैं। इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल हमें रियल लाइफ के अंदर नहीं मिलती। उसकी रीज़न क्या है तो वो लिख लेते हैं कि, तो हम अगर मुख्तसर तौर पे इसकी रीज़न लिखें कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं रहती, तो उसकी वजह जो है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व इन मोस्ट ऑफ केसेस एज द रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स हर जगह पे मौजूद होती है, तो जब भी दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं तो उस रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से जो दोनों सरफेस हैं वो आपस में इंटर रिलेट होती हैं, आपस में उनकी मतलब जो उनकी सरफेसेस की जो पार्टिकल्स हैं वो इंटर मिक्सड होते हैं, और जब वो आपस में से जुदा होती हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहरहाल ये एक डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे आपको बताया है कि किस तरह से जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो एनर्जी को लॉस करती हैं। तो वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, फिर साउंड भी प्रोड्यूस होती है। दोनों सरफेस के जो पार्टिकल हैं वो स्लाइटली माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे इंटरमिक्सड होने की वजह से वो आपस में फंस जाते हैं। जब ड्रॉप दोनों सरफेसेस बाहर जाती हैं तो वो जो फंसे हुए पार्टिकल हैं उनके अगेंस्ट में एनर्जी जो है वो ज़ाया होती है। तो ये रीज़न थी, काइनेटिक एनर्जी जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़ाया हो जाती है। यहाँ तक जो मैंने आपको ये बोला है, इधर से लेकर यहाँ तक, ये जो क्वेश्चन है ये 3.11 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, यानी इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर का पार्ट भी आपने बनाना है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा ये 3.11 भी हो गया। हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं जी। तो हम फिगर की बात कर रहे थे कि फिगर को एक्सप्लेन करना है। पहले हम उसको थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। हम एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें दो ही बॉडीज़ हैं बस, एक का मैस m1 है और दूसरी का मैस m2 है। लेट्स से कि ये बॉल हैं, दोनों बॉल भी कह सकते हैं, बॉडीज़ भी कह सकते हैं। इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, और ये एक ही लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं। देखें, इनके जो सेंटर हैं वो एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये इनकी सेंट्रल कोलिजन होगी, यानी साइड से नहीं टकराएंगे। इस बॉडी का सेंटर इस बॉडी के सेंटर से आके टकराएगा। सेंटर से मुराद ये है, सेंटर से टकरा तो नहीं सकता, लेकिन वो दोनों सेंटर एक ही लाइन के अंदर टकराएंगे, हम ये कह सकते हैं। तो इसमें जो पिछली वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी v1 है, और जो कि सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी v2 है। v1 v2 से ज़्यादा है, यानी ये फास्ट है पिछली वाली बॉल, और जो अगली वाली है वो स्लो है। दोनों यहाँ पे लेट्स से कि इस पोजीशन पे आपस में इस पोजीशन पे कोलाइड करती हैं, टकराती हैं। तो आफ्टर द कोलिजन डेफिनेटली फोर्स लगी है, और हम पीछे पढ़ के हैं कि जब भी फोर्स लगती है इम्पल्स क्रिएट होता है, और उसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में बदलाव आएगा इंडिविजुअली, ओवरऑल नहीं। सिस्टम के मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जो पहली बॉल है यानी कोलिजन के बाद जो फर्स्ट बॉल है उसके जो वेलोसिटी है वो v1 डैश हो जाएगी, और जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी, ये m2 था इसका मैस, और इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो जाएगी। तो वेलोसिटी बदल जाएगी तो इसका मतलब मोमेंटम भी बदलेगा, इंडिविजुअली बदलेगा, लेकिन टोटल मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा। बार बार बोल रहा हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए दो बॉल्स थी आपस में यहाँ पे टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है। पहली बॉल जो है उसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई है, और दूसरी बॉल जो है उसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई है। हमने ये जो भी बातें की हैं इसको जस्ट एक पैराग्राफ में पुट अप करना है, तो इसको लिख लेते हैं। उसी को हम हेडिंग का नाम दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो बोला उसको उसी तरह से लिख दिया है। सो कंसिडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉडीज, नॉन रोटेटिंग बॉल्स लिए हमने, नॉन रोटेटिंग balls of masses m1 and m2 moving initially with velocities v1 and v2 along the same line such that v1 is greater than v2। तो नॉन रोटेटिंग लेना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो कोलिजन जब होती है तो जो आफ्टर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जीज़ हैं वो उनका जो लॉस है वो ट्रांसलेशनल से हट के रोटेशनल में भी कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ पे खाली उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को देख रहे हैं। बहरहाल इसको आप ना भी लिखें तो गुजारा हो जाएगा। फ़िलहाल आप ये लिखना ज़रूरी था कि नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं, ताकि सिर्फ हम उसकी ट्रांसलेशनल मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट को जिक्र कर सकें।
रोटेशनल को अंदर हम कंसिडर ही ना कर सकें, क्योंकि रोटेशनल को जब कंसिडर करेंगे तो उसकी फिर एनर्जीज़ का भी जिक्र करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो एनर्जीज़ हैं वो उसमें भी हमें एनर्जी कन्वर्जन, रोटेशन के अंदर भी एनर्जी कन्वर्जन इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो ये रीज़न है कि हमने नॉन रोटेशन का जिक्र किया है। सो कंसिडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज़ v1 एंड v2 अलॉन्ग द सेम लाइन। ये अलॉन्ग द सेम लाइन भी इसलिए बोला है ताकि उनके एक ही सेंटर के अंदर, उनके दोनों एक ही लाइन के अंदर दोनों के सेंटर आ रहे हों। तो जब ऐसा होगा तो फिर एक नॉन रोटेटिंग कोलिजन होगी, बॉल सीधी आ रही थी, सीधी ही आगे जाएगी। सो दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन दे मूव विद द सॉरी ये रिपीट हो गया। सो दे मूव विद वेलोसिटीज v1 डैश एंड v2 डैश अलोंग द सेम इम्पैक्ट लाइन विदाउट रोटेशन एज शोन इन द फिगर। तो ये जो बात हमने बोली थी पहले उसको हमने लिख लिया। अब तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में देखें फिर। सो अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमें पता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है हम लिख लेते हैं इसको। सो मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो हमारे पास क्या है वो हमें नज़र आ रहा है कि ये m1 को v1 से मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम बनता है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ना। तो आप मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो इस बॉल का मोमेंटम आ जाएगा, इस मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मोमेंटम आ जाएगा। तो दोनों को जमा कर दें तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे m1, ये देखिएगा ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो ये मोमेंटम था आफ्टर द कोलिजन। इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v1 डैश हो गई थी, इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका मोमेंटम आ गया आफ्टर कोलिजन। ये सेकंड बॉल का मोमेंटम आ जाएगा कैसे, इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकंड बॉल का मोमेंटम आ गया आफ्टर द कोलिजन। दोनों को हमने सम अप कर दिया है, जमा कर दिया है, ये टोटल मोमेंटम बन गया है आफ्टर द कोलिजन। ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है और ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। हम इसमें थोड़ी सी चेंज इस तरह से लाते हैं कि जो वन वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे कर लें। ये देखें कैसे ये वन वाली वैल्यू एक साइड पे कर लें, यानी वन है m1 v1 ये इस तरफ ले आएँ, ये आ जाएगा माइनस m1 v1 डैश, और ये टू वाली वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएं, बराबर लिखा। ये वैल्यू पहले इधर थी, ये आ जाएगा m2 v2 डैश, और ये वैल्यू जो है ये शिफ्ट हुई है इस साइड पे, इसको हम दूसरी साइड पे लेके गए हैं और इसको हम इस साइड पे लेके गए थे, लिहाजा इधर आके ये दोनों माइनस हो गई। ये जब इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, m2 v2 डैश माइनस m2 v2 बन जाएगा। तो हमने वन वाली वैल्यू एक साइड पे कर दी है और टू वाली वैल्यू दूसरी साइड पे कर दी है। तो जो वैल्यू दूसरी साइड पे गई है इक्वल के, उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। वो प्लस की वैल्यू थी, ये वाली दूसरी तरफ जाके माइनस होगी। ये वाली प्लस है इस साइड पे, दूसरी तरफ आके माइनस हो गई। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि m1 जो है अब कॉमन मिल रहा है और इसमें m2 कॉमन मिल रहा है। तो आप ये कॉमन ले लें, ये आ जाएगा m1 कॉमन लिया, ये आ जाएगा v1 माइनस v1 डैश, v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ से m2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा m2 v2 डैश माइनस v2 डैश माइनस v2। तो ये देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया था, उसकी वजह से जो हमारे पास इक्वेशन आई है हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पहली थी अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब नेक्स्ट हेडिंग आ रही है अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्यों जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to kinetic energy after collision।
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। इसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी आ रही थी देखें, इसको हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी पहली बॉल की आ गई इसकी। फिर प्लस किया इसमें दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी इसमें ऐड कर दें, वो है हाफ m2v2 स्क्वायर। ये दूसरी बॉल की भी काइनेटिक एनर्जी आ जाए, दोनों को जमा कर दिया तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पूरे सिस्टम की बिफोर कोलिजन। ये बराबर आ रही है किसके, हाफ। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ये आ जाएगी m1v1 डैश स्क्वायर। ये पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी आ गई आफ्टर द कोलिजन। फिर प्लस m2v2 डैश स्क्वायर, ये सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी आ गई आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे भी हमें हाफ कॉमन मिल रहा है। हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप इस तरह से कर रहे हैं कि हाफ को कॉमन ले लिया, इस पूरी टर्म में से हमारे पास वैल्यू बच जाएगी m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। यहाँ से भी हाफ कॉमन ले लिया, यानी इन दो वैल्यू से भी हाफ कॉमन मिल गया और इन दो वैल्यू से भी हाफ कॉमन मिल गया। लेफ़्ट साइड से भी हाफ कॉमन मिला है और राइट साइड से, तो राइट साइड का जो कॉमन है उसको लिखा अब हाफ। यह आ जाएगा m1v1 डैश स्क्वायर m1v1 डैश स्क्वायर प्लस m2v2 डैश स्क्वायर। इस हाफ को आप इस हाफ से कैंसिल कर दें। हम अगला स्टेप जो है वो नेक्स्ट करते हैं। ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, इक्वेशन 1 इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन 1 को हम याद रखते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो जैसे पहले हमने 1 वाली वैल्यू एक साइड पे की थी और 2 वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एक साइड पे कर दी थी, लिहाजा हम दोबारा से वही स्टेप रिवाइज करेंगे। 1 जिनके साथ लिखा हुआ है उनको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा m1v1 स्क्वायर। ये जो 1 वाली वैल्यू है इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, ये इधर आके माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगी माइनस m1v1 डैश स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू यहीं पे लिखी हुई है m2v2 डैश स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पे गई है, लिहाजा ये माइनस हो जाएगी, माइनस m2v2 स्क्वायर। तो क्या किया हमने देखें, अब लेफ़्ट साइड पे दोनों 1 वाली वैल्यू है और राइट साइड पे भी दोनों 2 वाली वैल्यूज़ हैं। तो जिनका सेम सब्सक्रिप्ट था उनको हमने एक साइड पे कर दिया और जिनका सेम सब्सक्रिप्ट था उनको दूसरी साइड पे कर दिया, यानी 1 वाली वैल्यूज़ एक साइड पे और 2 वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर दी। अब देखें यहाँ पे भी हमें m1 कॉमन मिल रहा है ना, तो इसको m1 कॉमन ले लें, यहाँ से ये आ जाएगा m1 कॉमन लिया, अंदर आएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर। यहाँ से m2 कॉमन मिला, आपने इसको लिखा v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब देखें हम इसके ऊपर लॉ फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b इंटू a प्लस बी के। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दें, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये लिहाजा इसको आप v1 प्लस माइनस v1 डैश v1 प्लस v1 डैश लिख सकते हैं, इसको v2 डैश माइनस v2 और v2 डैश प्लस v2 लिख सकते हैं। तो ये हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद देखें ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, ये आ जाएगा जी m1 v1 माइनस v1 डैश v1 माइनस v1 डैश इंटू v1 प्लस v1 डैश, एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया। फिर देखें ये m2 कॉमन आ गया, आप लिखेंगे v2 डैश माइनस v2 और v2 डैश प्लस v2, एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ। ये हमारा रिजल्ट आया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिजल्ट आया था उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आया है हमने उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो दोनों लॉज से हमारे पास एक एक रिजल्ट आ गया, एक एक इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 है इसको डिवाइड कर देना है इक्वेशन 2 के साथ। सो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग। अगर आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो देखें इसकी लेफ़्ट साइड से डिवाइड होगी। तो ये इसकी लेफ़्ट साइड है और यहाँ पे इसकी ये लेफ़्ट साइड है। तो चूँकि हमने इसकी लेफ़्ट साइड को इसकी लेफ़्ट साइड से डिवाइड करना है, तो ये देखें मैंने इक्वेशन 2 ऊपर रख ली, इक्वेशन 1 जो है उसकी लेफ़्ट साइड नीचे रख ली,
ये आ जाएगा m1 v1 माइनस v1 डैश, ये v1 माइनस v1 डैश आ गया। और इसकी राइट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा m2 v2 डैश माइनस v2। m1 से कैंसिल कर दें, ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कैंसिल कर दें, m2 से कैंसिल कर दें, और ये सारी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ जो आ रही हैं उनको लिख लें आप। ये आ जाएगा v1 प्लस v1 डैश इज़ इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। ये हमारे पास रिज़ल्ट आया है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो डैश वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं, जो विदाउट डैश हैं वो एक साइड पे कर लेते हैं। ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? ताकि बिफोर कोलिजन जो पैरामीटर हैं वो एक साइड पे चले जाएं और आफ्टर द कोलिजन जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरी साइड पे चली जाएं। तो बिफोर कोलिजन वैल्यूज़ जो हैं वो विदाउट डैश थी, यह आ जाएगा v1 माइनस v2, और यह आ जाएगा v2 डैश माइनस v1 डैश। ये विदाउट डैश वैल्यूज़ हैं और ये विद डैश वैल्यूज़ हैं। अब इसमें देखें, ये आर्डर में इसमें 1 पहले है और 2 बाद में है, और इसमें 2 पहले है और 1 बाद में है। तो हम चाहते हैं कि आर्डर एक जैसा हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आर्डर एक जैसा हो जाए तो उसके लिए आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लेके तो हमारे पास राइट साइड पे भी वही आर्डर आ जाएगा और लेफ़्ट साइड पे भी वही आर्डर आ जाएगा। ये देखें, ये आ जाएगा v1 माइनस v2, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये वाली वैल्यू प्लस में बदल जाएगी, तो प्लस को पहले लिखते हैं ना, तो ये प्लस को पहले लिख दिया, ये आ जाएगा v1 डैश माइनस v2 डैश। तो ये हमारे पास विदाउट डैश वैल्यू आ गई और ये विद डैश। अब इसमें देखें आर्डर एक जैसा है, ये v1 माइनस v2, ये v1 डैश माइनस v2 डैश। जब आप एक वैल्यू को एक वेलोसिटी को दूसरी वेलोसिटी से माइनस करते हैं, किसी एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी से माइनस की जाती है। ये फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है, ये सेकंड की है, और ये दोनों को हम माइनस कर रहे हैं। तो उस वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज़ माइनस हो रही हैं यहाँ पे। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे आप लिख लें इसको रिलेटिव वेलोसिटी, ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और ये बराबर है किसके? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन के। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। तो लेकिन साथ माइनस भी आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। अब इसकी क्या सेंस है कि ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं? तो असल में बात ये है कि बिफोर द कोलिजन हम चले पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो असल बात ये है कि बिफोर कोलिजन पहली वाली बॉल जो थी वो फास्ट थी और इसकी वेलोसिटी v1 थी और ये v2 थी, और ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही थी क्योंकि ये v1 ग्रेटर थी और v2 लेस थी। तो ये फास्ट है और ये स्लो है, तो इसके साथ कोलिजन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोलिजन हो गई दोनों बॉल्स की आपस में, यहाँ पे लेट्स से कोलिजन हो गई, तो कोलिजन के बाद क्या हुआ है कि उलट हो गया है कि जो v1 डैश आई है वो लेस हो गई है और v2 डैश जो है वो ज़्यादा हो गई है। क्या मतलब है कि ये वाली बॉल जो है वो स्लो हो गई है और ये वाली फास्ट हो गई है। तो इसका मतलब अब ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का नाम दिया जा रहा है। यानी आप देखें कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन बराबर है किसके? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन के। लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि रिलेटिव वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन बदली है। रिलेटिव वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन कैसे बदली है कि पहले वो एक दूसरे के पास आ रही थी दोनों बॉडीज़, और जब कोलिजन हुई है तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसका मतलब इनका जो आफ्टर द कोलिजन जो बिहेवियर है वो एक दूसरे के उलट है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यही हमारा जो था ये मतलब रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था कि हमने फाइंड करनी थी इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज़ और इसको एक्सप्लेन कर लेना था।
आप इसको लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, बाय वर्ड्स लिख दें कि दिस रिलेशन शोज़ दैट relative velocity before collision is equal to relative velocity after the collision with respect to magnitude but opposite in direction। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है।